नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने एक बहुत चर्चित मामला सुना है, मनीष सिसोदिया का मामला है जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया, शराब घोटाले का आरोप है। मैं इसमें क्या राजनीति है उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि किन सेक्शन में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और उसमें क्या सजा का प्रावधान है, ईडी ने किस सेक्शन में गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने किस सेक्शन में गिरफ्तार किया है, सजा का क्या प्रावधान है और बेल की क्या गुंजाइश है। केवल लीगल एस्पेक्ट को मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, सीबीआई और ईडी ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। तो आइए जानते हैं कि आरोप क्या है और उसमें कितनी सजा हो सकती है। तो सबसे पहला सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन है 120 बी जो लगाया गया है। इसमें आपको 6 महीने की सजा हो सकता है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है और कम से कम 6 महीने तक की सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। दोनों प्रावधान है कि जुर्माना भी लग सकता है, कैद भी हो सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 477A में 7 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों प्रोविजन हो सकते हैं। तो 3 सेक्शन मैंने बताया, 3 सेक्शन लगाए गए हैं। पहला मैंने बताया आईपीसी का सेक्शन 120B और आईपीसी का ही दूसरा सेक्शन 477A है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का सेक्शन 7 है, जिसके तहत मैंने आपको बताया इन तीनों सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इन सभी सेक्शन में जो है 7 साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसमें एक और चीज है कि अगर कोई लोक सेवक पद पर रहते हुए वैध पारिश्रमिक के अलावा कोई पारितोषण या इनाम लेता है तो इसके तहत भी यह दंडनीय होता है, यानी 477 जो है मैं उसकी बात कर रहा था। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बहुत चर्चाएं चल रही है, जो आम आदमी पार्टी है या सिसोदिया की तरफ से जो लोग भी हैं वो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, जबकि सीबीआई और ईडी का कहना है कि सिसोदिया के खिलाफ कई डिजिटल एविडेंस है और गवाहों के बयान है जिसके आधार पर सीबीआई उनको दोषी साबित कर सकती है कोर्ट में। हालांकि जब सीबीआई सिसोदिया को रिमांड पर लिया था उसके बाद से वो जेल में यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे, उसी बीच में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और ईडी ने जो गिरफ्तार किया है यह भी जानना दिलचस्प है कि ईडी ने किस सेक्शन में गिरफ्तार किया है। लेकिन ईडी की गिरफ्तारी के बारे में बताऊं उससे पहले एक और लीगल एस्पेक्ट को बताना बहुत जरूरी है। 19 फरवरी 2023 को एक नोटिस दिया गया सिसोदिया को। जो नोटिस था वो सीआरपीसी की धारा 41A का नोटिस दिया गया था। 41A का नोटिस तब दिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जिस भी मामले में 7 साल से कम की सजा होगी उसमें डायरेक्टली पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, उसमें 41A का नोटिस देंगे, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए बुलाएंगे। लेकिन 41A के नोटिस में सिसोदिया को जब भेजा गया तो उन्होंने 1 या 2 डेट पे अपीयर नहीं हुए थे। उसके बाद से जब वो अपीयर होने के लिए गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसके तुरंत बाद जो है आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि डायरेक्टली आपको सुप्रीम कोर्ट में आने के बजाय जो एप्रोप्रिएट कोर्ट्स है उसमें आपको जाना चाहिए। हालांकि ये डिबेट का विषय है कि 41A का वायलेशन हुआ जिसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त है, तो क्या इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या ये गिरफ्तारी सही थी या नहीं सही थी, ये एक डिबेट का विषय है। लेकिन जब तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते, बेल पे बाहर आते, उसके पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया। जो ईडी ने गिरफ्तारी की है वो आपको जानना चाहिए कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की है। ईडी के काम को परिभाषित करने वाला पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो काफी सख्त है, इस एक्ट की एक धारा है, सेक्शन है 45। और ये सेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो काफी कठोर शर्तें लागू करती है। इसके तहत शुरुआत में अभियुक्त को खुद को निर्दोष साबित करना होता है, यानी कि वो बेगुनाह है ये साबित करने की जिम्मेदारी जो है अभियुक्त के ऊपर होती है, ना कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि वो दोषी साबित करे। तो अगर आपको बाहर आना है तो अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा कि वो बेगुनाह है और बेगुनाही के साक्ष्य उसको कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे। तो पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तें और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं और गिरफ्तार व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है
मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी को जमानत को काफी मुश्किल बना देता है, क्योंकि जमानत देने के लिए मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया यह लगना चाहिए कि अभियुक्त दोषी नहीं है। तो अब ये देख लीजिए, दो मामला चल रहा है, एक सीबीआई की तरफ से, दूसरा ईडी की तरफ से। अब मनीष सिसोदिया को बेल मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन दोषी साबित होते हैं या दोष मुक्त होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया एक मामला जरूर बना है जिस पे बहुत हल्ला हंगामा हो रहा है, लेकिन कानूनी पहलू से आपको समझ में आना चाहिए कि आरोपी कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों, अगर पुलिस या जांच एजेंसी चाहे तो उनको गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट्स और बाकी सारे मामले चलते रहते हैं। लेकिन उसमें न्याय कब मिलेगा और बाद में अगर ये दोषी दोषमुक्त हो जाते हैं तो क्या होगा, ये बाद का विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।